डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये 4th वीडियो है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, थर्ड अब्दुल कलाम आज़ाद ने, फोर्थ जेवी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी डिटेल है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संशोधित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? ऑप्शन फर्स्ट माया, सेकंड महाप्रजापति गौतमी, थर्ड यशोधरा, फोर्थ रोहिणी। तो इसकी सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। भिक्षुओं के नियम कानून विनय पिटक में दिए गए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के उपासकों तथा भिक्षुओं ने धम्म संघ के नियमों को गुरु बनाया। यह भी निर्धारित किया गया है कि संघ का संचालन बुद्ध की जगह संघ व धम्म के नियम करेंगे। संघ के संस्थापक के अलावा कोई भी संघ के नए नियम नहीं बना सकता, लेकिन नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहते थे। 10 वर्ष तक वह व्यक्ति संघ में श्रमण के रूप में वरिष्ठ भिक्षुओं के नियंत्रण में रहता था। 10 वर्ष के बाद योग्य सिद्ध होने पर वह उस व्यक्ति को संघ में स्थायी सदस्य बनाकर भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। प्रारंभ में सभी वर्ण जाति वर्ग के लोगों के लिए संघ में प्रवेश हो सकता था। आगे चलकर दासों, रोगी, ऋणग्रस्त, अपंग, अपराधी आदि को संघ में प्रवेश से रोका गया। वैशाली में बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। सबसे पहली वह महिला जिसको संघ में प्रवेश दिया गया वह थी प्रजापति गौतमी। जो महिलाएं बौद्ध संघ में प्रवेश लेती थीं उनको भिक्षुणी कहा जाता था। भिक्षुणियों को पुरुष भिक्षुओं के अधीन रखा जाता था। इनके लिए भिक्षुओं से अलग प्रतिमोक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? ऑप्शन फर्स्ट राजा विक्रमाजीत, सेकंड महावत खां, सी नवाब मुर्तज़ा खां, डी सैयद सदर जहां। तो इसका सही आंसर है नवाब मुर्तज़ा खां। इसकी डिटेल्स है, उत्तर पूर्वी भारत में कांगड़ा का दुर्ग अभेद माना जाता था। अकबर ने कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार करने के लिए खाने जहां को नियुक्त किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। जहांगीर ने कांगड़ा विजय का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने 1615 ईस्वी में लाहौर के सूबेदार मुर्तज़ा खां को कांगड़ा अभियान के लिए नियुक्त किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात यह दायित्व 1618 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम को सौंपा गया। खुर्रम ने कांगड़ा दुर्ग का घेरा डाला तथा दुर्ग में रसद पहुंचाने के सभी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 14 माह की घेराबंदी के बाद 16 नवंबर 1920 ईस्वी को किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सेकंड सातवाहन शासक हाल, थर्ड पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन, फोर्थ पास शासक धर्मपाल। इसका सही आंसर है सातवाहन शासक हाल। इसकी डिटेल है, वशिष्ठ की पुत्र श्री पुलुमावी के बाद कृष्ण द्वितीय सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बनाए। इसने कुल 24 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद हाल राजा हुआ। प्राकृत भाषा के साहित्य में इस राजा हाल का बड़ा महत्व है। यह प्राकृत भाषा का उत्कृष्ट कवि था और अनेक कवि
एवं लेखक उसके आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रय स्थान था। उसके संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन फर्स्ट समुद्रगुप्त, सेकंड कुमारगुप्त प्रथम, थर्ड चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ रामगुप्त। इसका सही आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी डिटेल जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल शासक भी था। उसने शासन की सुव्यवस्था की दृष्टि से विशाल गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया। प्रांतों को जिलों में विभाजित कर दिया जाता था। जिला को विषय कहते थे। शासन ने शीर्ष पर सम्राट था जो समस्त सैनिकों और शासकीय शक्तियों का सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। महाराज धीराज, महाराजा परम भट्टारक, परम भागवत की आदि उसकी विविध उपाधियां थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के कई अभिलेख उपलब्ध हुए हैं जिनमें से कई तिथि युक्त भी हैं। कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख सबसे पहला है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। अभिलेखों में परम भट्टारक एवं महाराज की उपाधियां प्रयुक्त मिली हैं। पाशुपत धर्म की लोकप्रियता का बोध होता है और पाशुपति धर्म के लघोली संप्रदाय की मथुरा में लोकप्रियता ज्ञात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट सेनापति, सेकंड महादंडनायक, थर्ड संधि विग्रहिक, फोर्थ कुमारामात्य। इसका सही आंसर है संधि विग्रहिक। इसकी डिटेल है, गुप्त काल के विविध शिलालेखों और मुद्राओं आदि से निम्नलिखित अधिकरणों और प्रधान राज कर्मचारियों के विषय में परिचय मिलता है। महासेनापति गुप्त सम्राट स्वयं कुशल सेनानायक और योद्धा थे। वे दिग्विजयों और विजय यात्राओं के अवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे, पर उनके अधीन महासेनापति भी होते थे जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में विशेषतया सीमांत प्रदेशों में सैन्य संचालन के लिए नियत रहते थे। सेना के ये सबसे बड़े पदाधिकारी महासेनापति या महाबलाधिकृत थे। सेकंड महादंडनायक, महासेनापति के अधीन अनेक महादंडनायक होते थे जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त काल की सेना के 3 प्रधान विभाग होते थे, पदाति, घुड़सवार और हाथी। महादंडनायकों के अधीन अश्वपति, महापीलपति आदि अनेक सेना नायक रहते थे। साधारण सैनिकों को चाट और सेना की छोटी टुकड़ी को चमू कहते थे। चमू का नायक चमू कहलाता था। युद्ध के लिए परशुसर, अंकुश, शक्ति, तोमर, विधिपाल, नाराज आदि शास्त्रों के प्रयुक्त किया जाता था। थर्ड रणभांडरिक, सेना के लिए सब प्रकार की सामग्री को जुटाने का विभाग रणभांडरिक के अधीन होता था। फोर्थ महाबलाधिकृत, सेना छावनी और व्यूह रचना का विभाग महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत के हाथ में रहता था। उसके अधीन अनेक बलाधिकृत होते थे। 5 दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। उसके नीचे खुफिया विभाग के अधिकारी, चोरों, दिरणिक, दूत आदि अनेक कर्मचारी रहते थे। पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे। 6 सांधि विग्रहिक, इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गणराज्यों के साथ संधि तथा विग्रह की नीति का प्रयोग
करना होता था। यह सम्राट का अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी होता था जो साम्राज्य की विदेशी नीति का निर्धारण करता था। किन देशों पर आक्रमण किया जाए, अधीनस्थ राजाओं व सामंतों के प्रति क्या व्यवहार किया जाए, ये सब बातें इसी के द्वारा तय होती थीं। 7. विनय स्थिति स्थापक। मौर्य काल में जो कार्य महामात्र करते थे वही गुप्त काल में विनय स्थिति स्थापक करते थे। देश में धर्म नीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उन्नत रखना और विविध संप्रदायों में मेल जोल रखना इन्हीं आदमियों का कार्य था। 8. भांडागाराधिकृत। यह कोष विभाग का अध्यक्ष होता था। 9. महाक्षपटलिक। राज्य के सब आदेशों का रिकॉर्ड रखना इसके अधिकरण का कार्य था। राजकीय आय व्यय आदि के सब लेखे भी इसी आदमी द्वारा रखे जाते थे। 10. सर्वाध्यक्ष। यह संभवतः साम्राज्य के केंद्रीय कार्यालय का प्रधान अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? ऑप्शन फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड बलबन, फोर्थ नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर है बलबन। इसकी डिटेल है, गियासुद्दीन बलबन इलवारी जाति का व्यक्ति था जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा सुल्तान था। बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीद कर 1232 से 33 ईस्वी में दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के समय में, विशेषकर रजिया सुल्तान के समय में, अमीर ए शिकार मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, अमीर ए आखुर अलाउद्दीन मसूद के समय में, अमीर ए हाजिब एवं सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में, अमीर ए हाजिब व नाइन के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। उसने दरबार में सिजदा व पायोवोस की प्रथा प्रारंभ की। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी नौरोजे मनाने की प्रथा आरंभ की। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसने फारस के रीति रिवाजों का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। ऑप्शन फर्स्ट शैव धर्म के, सेकंड जैन धर्म के, थर्ड बौद्ध धर्म के, फोर्थ शाक्त धर्म के। तो इसका सही आंसर है ए, शैव धर्म के। इसकी डिटेल है, शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ जो गुप्त काल में चरम सीमा तक पहुंच गया था। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव तथा पार्वती के परस्पर तारतम्य पर आधारित थी। ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के रूप में सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गईं। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडिमल्लम लिंग रेनगुंडा से मिली हैं। नेक्स्ट वीडियो इज, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद इकबाल द्वारा, सेकंड जिन्ना द्वारा,
थर्ड लियाकत अली द्वारा, फोर्थ शौकत अली द्वारा। इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल द्वारा। इसकी डिटेल है, इकबाल ने ही सबसे पहले 1930 ईस्वी में भारत के सिंध के भीतर उत्तम पश्चिम सीमा प्रांत बलूचिस्तान, सिंध तथा कश्मीर को मिलाकर एक नया मुस्लिम राज्य बनाने का विचार रखा, जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। पाकिस्तान शब्द इकबाल का गढ़ा हुआ नहीं है, इसे 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। इकबाल की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इसे सर की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद इकबाल एक आधुनिक भारतीय प्रसिद्ध मुसलमान कवि थे। इकबाल ने अपनी अधिकांश रचनाएं फ़ारसी में की हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मशहूर गीत इकबाल का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दरबार के नवरत्नों को संबंध किससे था? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड समुद्रगुप्त, थर्ड हर्षवर्धन, फोर्थ धर्मपाल। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी डिटेल्स है, सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धनवंतरी, शपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटक पर कालिदास, बरहामिहिर और बररुचि कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्त काल में सातवाहन कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट जिला प्रशासन का प्रमुख, सेकंड व्यापारिक कारवा का प्रमुख, थर्ड समिति का प्रमुख, फोर्थ श्रेणी का प्रमुख। तो इसका सही आंसर है व्यापारिक कारवा का प्रमुख। इसकी डिटेल्स है, गुप्त युग में व्यापारिक प्रगति हुई, लंबी एवं चौड़ी सड़कों द्वारा प्रमुख नगर जुड़े हुए थे। भड़ोच, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छ, छत्र, कौशाम्बी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, जिसे सार्य कहा जाता था तथा इसके प्रमुख को सातवाहन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन फर्स्ट दुर्जनपुर से, सेकंड उदयगिरी से, थर्ड विदिशा से, फोर्थ सांची से। तो ये कहाँ से हुई हैं? उदयगिरी से। इसका सही आंसर है उदयगिरी। इसकी डिटेल्स है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं उदयगिरी से प्राप्त हुई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। ऑप्शन फर्स्ट नगरम, सेकंड सभा, थर्ड महासभा, ऑप्शन फोर्थ है आलूगणम। इसका सही आंसर है आलूगणम। इसकी डिटेल है, चोरकालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन या स्वायत्तता की व्यवस्था थी। चोरकालीन अभिलेखों की प्रचुरता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त है। इसके लिए विभिन्न गांवों में स्थानीय प्रशासन का काम प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता था। अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख मिलता है, उर सभा या महासभा। उर सभा की आम सभा थी। किसी भी गांव के वयस्क पुरस्कारदाताओं के द्वारा उर या ग्राम या मेल ग्राम का संचालन होता था। सभा या महासभा अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मणों व गांव के वयस्क सदस्यों की सभा थी। अग्रहार गांव में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहां की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी तथा इन्हें काफ़ी स्वायत्तता मिली हुई थी।
सभा या महासभा के कार्य संचालन के लिए समितियां होती थीं। वे समितियां थीं बरियम और बरियार। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थीं, एक उर और दूसरी सभा की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे और यह सामान्य व्यक्ति की संस्था थी। उर की कार्य समिति को आलुंगणम अथवा गणम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? ऑप्शन फर्स्ट मक्खली गोशाल, सेकंड पूरन कश्यप, थर्ड प्रकुत काच्यान, फोर्थ अजीत केश कम्बलिन। इसका सही आंसर है ए। इसकी डिटेल है मक्खली गोसाल या मक्खली गोशाल 6वीं सदी के एक प्रमुख आजीवक दार्शनिक हैं। इन्हें नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, 24वां तीर्थंकर और नियतिवाद का प्रवर्तक दार्शनिक माना जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इनका वर्ण मक्खलीपुत्र गोशालक मक्खलीपुत्र के रूप में आया है, जबकि महाभारत के शांति पर्व में इनको मंकी ऋषि कहा गया है। ये महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट वीडियो इज, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? ऑप्शन फर्स्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी डिटेल है, मैसूर का तीसरा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बहाने से शुरू किया कि टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों से सहायता मिल रही है। यह युद्ध अल्पकालिक परंतु भयानक सिद्ध हुआ। इसका कारण टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के आश्रित बन जाने के संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर लेना था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को टीपू की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का पूर्ण विश्वास हो गया था। उसे पता चला कि 1752 ईस्वी की पराजय के उपरांत टीपू ने 1792 ईस्वी की पराजय के उपरांत टीपू ने फ्रांस, कुस्तुनतुनिया और अफ़गानिस्तान के शासकों के साथ एक संधि का प्रयास किया था कि भारत से अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए। वेलेस्ली ने टीपू द्वारा आशित संधि के अस्वीकार करना इस युद्ध का कारण बना। टीपू के राज्य के बचे हुए भूभागों में से कन्नास, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम कंपनी के राज्य में मिला लिए गए। मराठों ने, जिन्होंने इस युद्ध में कोई भी सक्रिय भाग नहीं लिया था, हिस्सा लेना अस्वीकार कर दिया। निजाम और टीपू के राज्य का उत्तर पूर्व वाला कुछ भूभाग मिला, जिसे उसने 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इस प्रकार चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उपनिषद में वर्णित कैकई जनपद का एक राजा दार्शनिक था? ऑप्शन फर्स्ट जावाली प्रवाहन, सेकंड जमदग्नि, थर्ड श्रुतसेन, फोर्थ अश्वपति। तो इसका सही आंसर है अश्वपति। इसकी डिटेल है, छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है, जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं 10वें सबसे बृहदाकार है।
सामवेद की तलवकार शाखा में इस उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसके अंतिम 8 अध्याय ही इस उपनिषद में से लिए गए हैं। यह उपनिषद पर्याप्त बड़ा है। नाम के अनुसार इस उपनिषद का आधार छंद है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित अश्वपति के जनपद के राजा दार्शनिक थे। इनके पास ऋषि उद्दालक पंचंगनी वैश्वानर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन फर्स्ट सरोजिनी नायडू, सेकंड विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड एनी बेसेंट, फोर्थ इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर इसका सी है, एनी बेसेंट। इसकी डिटेल है, एनी बेसेंट भारतीयों की स्वतंत्रता की ज़बरदस्त पक्षधर थीं। 1914 में उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और 1917 में निर्वाचन समिति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। आमतौर पर पार्टी का अधिवेशन समाप्त होने पर राजनीतिक दल के अध्यक्ष निजी जीवन में व्यस्त हो जाते थे, लेकिन डॉक्टर बेसेंट ने पूरे वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर पार्टी को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने न्यू इंडिया नामक एक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली प्रख्यात समाजसेवी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। एनी बेसेंट ने कई मौक़ों पर अन्याय का बड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बाबर, सेकंड अकबर, थर्ड हुमायूं, फोर्थ शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बाबर। इसकी डिटेल है, जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, जो कि भारतीय इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध है, मुग़ल शासक था। वह भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर तैमूर लंग का परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज़ खान उसके वंश का पूर्वज था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। इस वंश का संस्थापक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना का शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद बाबर राज्य का वास्तविक अधिकारी बना। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। माता का नाम कुतलुग निगार तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुग़ल शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था। उसकी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग, सेकंड लॉर्ड कैनिंग, थर्ड लॉर्ड वेलिंगटन, फोर्थ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलिंगटन। इसकी डिटेल है, लॉर्ड वेलिंगटन के काल में मुख्य रूप से संवैधानिक सुधार और राजनीतिक आंदोलन के मुद्दे छाए रहे। संवैधानिक सुधारों के लिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में प्रारंभ होकर दिसंबर में ख़त्म हुआ। इसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन विधानसभाओं में सांप्रदायिक विषय पर मतभेद होने के कारण सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो सका। सम्मेलन की विफलता का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने अपनी योजना रखी, जो स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। सरकारी रुख से दुखी और निराश होकर गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत लौटे। इस बीच लॉर्ड वेलिंगटन कठोरतापूर्वक राष्ट्रीयता की भावना को दबाने में लगे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खां आदि प्रमुख नेताओं को गांधी जी के भारत लौटने की पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने पूर्व आंदोलन करने की धमकी दी, अतः गांधी सहित
उनके अनेक नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1884 ईस्वी में, सेकंड 1885 ईस्वी, थर्ड 1886 ईस्वी, फोर्थ 1887 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1885 ईस्वी। इसकी डिटेल है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में लागू हुआ। वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस एक्ट के निर्माण का उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, सेकंड स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, थर्ड स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख, फोर्थ स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। इसका सही आंसर है ए कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। इसकी डिटेल है मंदसौर प्राचीन गालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दशपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेखन में विक्रम संवत 1529 की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना बसभट्टी ने की थी। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान या मंदसौर के लेख में पट्टवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में लॉजिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट इंद्र, सेकंड अग्नि, थर्ड प्रजापति, फोर्थ रुद्र। तो इसका सही आंसर है प्रजापति। इसकी डिटेल है उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि हो गई। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इन दोनों संस्थाओं के स्वरूप के विषय में विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। इसकी डिटेल है 5 सितंबर 1320 में खुसरो को पराजित करके गाजी तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया तथा दिल्ली में मजलिस ए हुक्मरान की स्थापना की। तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया। 56 कोट के नाम से जाना जाता है। शासक बनने के बाद इसने खुसरो द्वारा वितरित धन को पुनः प्राप्त करने पर बल दिया। इसी क्रम में सुल्तान का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के विवाद हो गया। इसी संदर्भ में सूफी संत ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन फर्स्ट बीजी तिलक ने, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले ने, थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फोर्थ मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने सही है। इसकी डिटेल है 12 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में इन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है तो ऑप्शन फर्स्ट कर्ण चौपड़ गुफा,
सेकंड सुदामा गुफा, थर्ड लोमस ऋषि गुफा, फोर्थ विश्व झोपड़ी गुफा। तो इसका सही आंसर है लोमस ऋषि गुफा। इसकी डिटेल है, सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर पहाड़ी को कटवाकर 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक की प्रमुख गुफाओं में कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। दशरथ की गुफा में लोमस ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। नागार्जुन पहाड़ी की तीनों गुफाओं में अशोक के पौत्र देवान्ना प्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हैं, जो भिक्षुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थीं। बराबर पहाड़ी पर भी स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रमशः 19वें वर्ष भिक्षुओं को दे दी गईं। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्याद्वाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट वैष्णव धर्म से, सेकंड शैव धर्म, थर्ड जैन धर्म, फोर्थ बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। इसकी डिटेल है, स्याद्वाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। यह संभावना स्वात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्वात् अस्त व च नास्ति, स्नात् अव्यक्तम, स्वाय अस्ति व अव्यक्तम, स्वात् अस्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। यह इसकी 7 संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? ऑप्शन फर्स्ट अकबर, सेकंड औरंगजेब, थर्ड जहांगीर, फोर्थ शाहजहां। इसका आंसर है औरंगजेब वीणा बजाने के शौकीन थे। इसकी डिटेल है, औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। उसे बाहरी अलंकरण एवं वैभव में कोई रुचि नहीं थी। उसने भोग विलास के जीवन को तिलांजलि देकर धर्मानुकूल आचरण किया। 1789 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त कर दिया। इसमें झरोखा दर्शन तथा सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वह स्वयं एक उच्च कोटि का बीड़ा वादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन फर्स्ट ज्योतिबा फूले, सेकंड स्वामी विवेकानंद, थर्ड बाल गंगाधर तिलक, फोर्थ दयानंद सरस्वती। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ये इसका सही आंसर है। इसकी डिटेल है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे और फिर पूना तथा उसके बाद थाणे में सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक हो गए थे। 1784 ईस्वी के उत्तरार्ध में उन्होंने स्वयं को कानूनी अस्तित्व देने का निश्चय किया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना का गठन किया और वे इस सोसाइटी के पहले आजीवन सदस्य बने। शीघ्र ही स्वर्गीय प्रोफेसर B.V. केलकर, प्रोफेसर थराप और प्रोफेसर M.L. गोले भी आजीवन सदस्य बन गए। बाद में प्रोफेसर गोखले, प्रोफेसर भाने और प्रोफेसर पाटोड़कर भी आजीवन सदस्य बने। 1785 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में
फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई और सभी आजीवन सदस्यों ने इस कॉलेज में 20 वर्ष तक प्रोफेसर के रूप में काम करने की स्वीकृति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन फर्स्ट दमदमा, सेकंड राखीगढ़ी, थर्ड सराय नाहरसराय, फोर्थ हथनोरा। इसका सही आंसर है हथनोरा। इसकी डिटेल है, हथनोरा नामक पूरा स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। 5 दिसंबर 1982 में मानव की एक झोपड़ी का जीवाश्म भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल प्रशासन में उदासीन बरियम किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन फर्स्ट नौसेना विभाग, सेकंड न्याय विभाग, थर्ड विदेशी संबंध विभाग, फोर्थ उद्योग विभाग। इसका सही आंसर है सी, विदेशी संबंध विभाग। इसकी डिटेल है, चोल प्रशासन में उदासीन बरियम का समीकरण विदेशी संबंध विभाग से था। इसका काम विदेशियों की देखरेख करना था। हालांकि कुछ विद्वान इससे सन्यासियों की संस्था मानते हैं।